जनादेश 2018 आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। शहीद सीआरपीएफ जवान अजय यादव का पार्थिव शरीर मुंगेर पहुंचा, जहां हवाई अड्डे पर सीआरपीएफ जवानों ने पूरे सम्मान के साथ उनका शव जो है वो रिसीव किया। शहीद सीआरपीएफ जवान का पार्थिव शरीर पहुंचा है। आपको बताते चले कि सुकमा में नक्सली भीड़ के दौरान लैंडमाइन विस्फोट किया गया, जिस दौरान 9 जवान शहीद हो गए और एक बार फिर से इस घटना के बाद कई गंभीर सवाल खड़े होने शुरू हुए। हालांकि पार्थिव शरीर जो है जवान का जैसे ही पहुंचा, यहां पर एक बार फिर से लोगों की आंखें नम हो गईं। तो सुकमा में शहीद सीआरपीएफ के जवान अजय यादव के परिजनों ने सरकार की तरफ से दी जाने वाली 5 लाख रुपए की राशि को लेने से इनकार कर दिया है और चेक डीएम उदय कुमार सिंह को लौटा दिया गया। शहीद की पत्नी और परिजनों का ये कहना है कि ये शहादत का अपमान है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में भी आक्रोश देखा जा रहा है। दरअसल मंगलवार को छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुए नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 9 जवान शहीद हुए थे, जिसमें मुंगेर के रहने वाले अजय यादव भी शामिल थे और परिजनों ने जो चेक सौंपी गई है डीएम की तरफ से उसे लौटा दिया। उन्होंने कहा कि यह शहीद का अपमान है। ये नाराजगी ग्रामीणों में भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। हम यही सरकार से अनुरोध करते हैं, जो डीएम साहब 5 लाख का चेक देने के लिए आए हैं वो शहीद का बिल्कुल अपमान है और उससे बढ़िया कि ना लेने से शहीद कराना वो अच्छा रहेगा। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे को, परिवार को, विडो को अच्छा से जो इस तरह से कर दे ताकि उसका जो है देखभाल बढ़िया से हो। उसका कोई नहीं है, उसका कौन देखने वाला होगा। सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए की राशि शहीद के सम्मान में हम लोगों ने चेक के माध्यम से परिवार को देने के लिए लाया था। परिवार के लोगों ने फिलहाल उस राशि को लेने से मना कर दिया है। हम लोगों ने उन लोगों से आग्रह किया कि ये शहीद के शहादत का कीमत नहीं हो सकता है। ये राज्य सरकार उनके सम्मान के रूप में सद्भावना स्वरूप परिवार को देती है। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का पहला फैसला आया है, जिसमें हस्तक्षेप करने वाली विभिन्न याचिकाओं को केस से हटाने के आदेश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का अयोध्या मामले में हस्तक्षेप करने वाली याचिकाओं पर यह महत्वपूर्ण फैसला। सुब्रमण्यम स्वामी, सलमान खुर्शीद समेत कई लोगों के केस अलग किए चाहिए और सबको बोलने के लिए देना चाहिए कि पार्टी की फंक्शनिंग में क्या खराबी है और उसको दुरुस्त करना चाहिए आम चुनाव के पहले। तो ये कहा गया है कि मामले में तेजी से सुनवाई हो, इसके लिए कोर्ट ने ये निर्देश दिया है। ये तमाम कवायदे इस दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का अयोध्या मामले में ये साफ तौर पर कहना कि इसमें अलग अलग याचिकाएं जो दाखिल की गई हैं उसके बाबत हस्तक्षेप से की जरूरत है। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का ये पहला अहम फैसला, जिसमें हस्तक्षेप करने वाली विभिन्न याचिकाओं को केस हटाने के निर्देश दिए गए हैं। तो हस्तक्षेप करने वाली विभिन्न याचिकाओं के निर्देश सुप्रीम कोर्ट का अयोध्या मामले में। और अब बात जनादेश की करते हैं, जिस बाबत अररिया में आरजेडी को बड़ी बढ़त हासिल हुई है। अररिया लोकसभा सीट से आरजेडी आगे निकल चुकी है। बीजेपी उम्मीदवार प्रदीप सिंह से सरफराज आलम ने अच्छी खासी बढ़त बना ली है। तकरीबन 18,000 से ज्यादा वोटों से वो इस वक्त लीड लिए हुए हैं। आरजेडी प्रत्याशी सरफराज आलम बीजेपी कैंडिडेट से आगे निकले हुए हैं। इस वक्त बीजेपी की तरफ से प्रदीप सिंह जो बीच में बढ़त लिए हुए थे, उनको पीछे छोड़ते हुए 18,000 वोटों से फिलहाल लीड लिए हुए सरफराज इस वक्त आगे हैं। तो अररिया ये हॉट सीट भी मानी जा रही है। हालांकि लगातार ये कहा जा रहा है, अब जब रुझान में ये लीड नजर आती है तो इस बाबत रिएक्शन इस रूप में सामने आ रहे हैं कि दोनों सीटें ही आरजेडी के पास थी पहले से और ऐसे में ये कोई सेटबैक नहीं है एनडीए के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। हालांकि इन रुझानों के मद्देनजर ये स्टेटमेंट इस वक्त सामने रखे जा रहे हैं। हालांकि उम्मीद लगातार ये जाहिर की जा रही है कि ये बदलाव हर एक इसकी गिनती के बाद से बदल भी सकते हैं। हालांकि ये बढ़त इस वक्त 18,000 से ज्यादा की हो चुकी है।
वोटों के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो ये कहा गया कि यहाँ जब प्रदीप सिंह को कैंडिडेट बनाया गया तो कई कद्दावर नेता और उम्मीदवार थे, लेकिन प्रदीप सिंह को बनाया गया। अति पिछड़ी जाति से वो आते हैं और इसके बाबत नाराजगी भी खुलकर सामने आती रही। ये कहा गया कि महादलित और जो बनिया समाज है वो इस बाबत नाराजगी जाहिर कर रहा था। हालांकि पार्टियां इसे अपने अपने तरीके से जस्टिफाई भी कर रही हैं, लेकिन एक बात जो मुखर तौर पर सामने आ रही है कि मांझी के महागठबंधन में शामिल होने का क्या ये असर माना जाए, क्योंकि ये भी कहा गया कि जिस तरीके से अररिया सीट को लेकर के स्थिति लास्ट तक ऐसी बनाने की कोशिश की गई और ये कहा गया कि क्या इन तमाम चीजों में वोटों का ध्रुवीकरण नहीं हो पाया जिसकी कोशिश की जा रही थी, और ऐसे में वहां तो ये असफल रहे ही रहे, अपनी परंपरागत तो वोटर को भी ये अपने साथ क्या नहीं रख पाए। हालांकि ये रुझान है और रुझानों के मद्देनजर इस वक्त ये स्टेटमेंट तमाम पार्टियों की तरफ से सामने आते हुए 18,000 वोटों से सरफराज आलम जो है वो इस वक्त लीड लिए हुए हैं। एमवाई समीकरण जो इन तमाम क्षेत्रों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नजर आता है। जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने उपचुनाव में आ रहे नतीजों पर यह कहा है कि उपचुनाव में सहानुभूति वोट मिलता है, इससे नीतीश कुमार के काम पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। कौशलेंद्र जी हमारे साथ हैं। इस समय बात करते हैं जहानाबाद, अररिया और भभुआ के उपचुनाव को लेकर के। सर, सबसे पहले ईटीवी में आपका स्वागत है। ये 3 उपचुनाव है, ऐसा कहा जा रहा है कि यह लिटमस टेस्ट होगा, यानी कि जब से महागठबंधन टूटने के बाद 22 महीने के बाद जीतन राम मांझी और तेजस्वी यादव, उधर नीतीश जी का एक तरह से लिटमस टेस्ट कहा जाएगा राजनीति में, बिहार की राजनीति में। देखिए, यह उपचुनाव है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी पहले भी बोले थे कि हम चुनाव लड़ना नहीं चाहते, इसलिए कि उपचुनाव में सहानुभूति वोट होता है। अब जैसे जहानाबाद में मुंद्रिका बाबू का बच्चा चुनाव लड़ रहे हैं, भभुआ में उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, तस्नीमुद्दीन साहब का बच्चा चुनाव लड़ रहा है। स्वाभाविक चीज है, सहानुभूति का वोट है। इसमें बिहार में जो नीतीश कुमार जी काम किए हैं, ये उपचुनाव है, वो दिखाई नहीं पड़ेगा। दिखाई ये पड़ेगा कि सहानुभूति वोट का। लेकिन नीतीश कुमार जी जब काम किए हैं बिहार में, तो आज भी बिहार में उसका असर है। अभी जो चुनाव हुआ आप देख लीजिए, पिछला जो मार्जिन था सबका घट जाएगा। आज आरजेडी यह बात नहीं बोल सकता है कि हमको वोट बढ़ा है। एनडीए कह सकता है कि हमारा वोट बढ़ा है। यह उपचुनाव है, यह सहानुभूति का वोट होता है, और मैं समझता हूं कि ऐसा कुछ नहीं। यह उपचुनाव है, 3 सीटों पर सहानुभूति का वोट जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि जो 3 सीट खाली हुए, कहीं न कहीं उनके परिजन, किन्हीं का पिता खोया है, किन्हीं का हस्बैंड खोया है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ निरंजन सिंह, ईटीवी न्यूज, दिल्ली। तो कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्र का कहना है कि तीनों सीट पर महागठबंधन की जीत होगी। बात करने के लिए हमारे साथ प्रेमचंद मिश्रा हैं। सर, जो नतीजे अब तक आ रहे हैं, भभुआ में एक जगह आप चुनाव लड़ रहे थे जहां पीछे चल रहे हैं, 2 जगह पर आरजेडी एक जगह आगे चल रही है, अररिया में नेक टू नेक फाइट है, किस तरह देख रहे हैं? देखिए, अभी पूरी तरह से कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। कई राउंड के मतगणना तीनों सीट पर बाकी है, लेकिन जो जनता का रुझान है, जिस तरह से मतदान हुआ है, जो लोगों का एक आकर्षण था, लोगों ने बिहार में ये मान लिया है कि नीतीश कुमार जी ने भाजपा से हाथ मिला के गलत स्टेप उठाया। लोगों के मन में ये धारणा है कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी ने बिहार के लोगों के उस जनादेश का अपमान किया। उनको बीजेपी के खिलाफ वोट मिला था, लेकिन उन्होंने भाजपा से हाथ मिला लिया। तो इस उपचुनाव के परिणाम तीनों सीटों पर, यह मेरा विश्वास कहता है, एनडीए प्रत्याशियों की हार होगी। यादव भी यही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का जिस तरह से उन्होंने जो फैसला लिया है, कहीं ना कहीं विश्वासघात किया है बिहार की जनता के साथ, और कहीं ना कहीं उनकी विश्वसनीयता खत्म हो रही है। इसी वजह से इस तरह के नतीजे सामने आ रहे हैं। देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा, कांग्रेस की नजर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बढ़ती अलोकप्रियता और नीतीश कुमार की घटती राजनीतिक विश्वसनीयता एक बड़ी वजह है कि बिहार में एनडीए का सफाया होगा। और मैं समझता हूं आप ये तीनों सीट तो हम जीत ही रहे हैं, आगे भी जो बिहार की राजनीति होगी उसमें भाजपा जदयू की बुरी तरह से हार होगी। जनता ने मन बना लिया।
साफ तौर पर पिंजल मिश्रा जी का कहना है कि जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की अविश्वसनीयता, जिस तरह से उन्होंने फैसला लिया था बिहार की जनता को धोखे में रखकर जो गठबंधन किया गया था उसको तोड़कर जब भाजपा से हाथ मिलाया, उसी का नतीजा है। और आने वाले समय में भी कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन जो है वो आगे रहेगी, ना कि एनडीए गठबंधन। कैमरा पर्सन एसपी के साथ रंजीता झा, ईटीवी न्यूज, नई दिल्ली। तो ये कृष्ण मोहन जहानाबाद से जीत चुके हैं और ऐसे में अब ये पूरी तरह से साफ हो गया है। जहानाबाद सीट जो कि आरजेडी के पास पहले भी थी और अब भी कुमार कृष्ण मोहन ने जीत दर्ज कर दी है और एक अच्छी खासी बढ़त उन्होंने शुरुआती वक्त से बनाई हुई थी। हालांकि बीच में कुछ देर की बात की जाए तो कुछ वोटों से जरूर उनके कंपीटेंट जो हैं वो बढ़त लिए, लेकिन उसके बाद लगातार इस सीट से कृष्ण मोहन जो हैं उन्होंने अपनी लीड को बरकरार रखा और एक बार जीत हासिल कर दी गई है। और सहयोगी सतीश हमारे साथ अररिया से जुड़ गए हैं। सतीश, क्या कुछ अपडेट है इस बाबत? जी मैं बता दूं कि राष्ट्रीय जनता दल से जो सरफराज जाला में 8वें राउंड लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और अभी 14वां राउंड की घोषणा की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ फारबिसगंज में कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ता लगातार आतिशबाजी कर रहे हैं और जश्न मना रहे थे। बिल्कुल, तो वो लीड को इन लोगों ने जीत में मान लिया है और इसलिए जश्न की शुरुआत भी हो गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, राजद अपनी जीत मान रही है, लेकिन एक बात यह भी स्पष्ट हो रही है कि राजद का शुरू से लगातार जो यह दावा था कि वो 1 लाख वोट से जीतेगी, तो उस पर कुछ संशय बरकरार है। अभी कुछ राउंड बाकी है, देखना होगा, लेकिन राजद अपनी जीत मान रहा है। जी लेटेस्ट अभी लीड कितने की बताई जा रही है? जी माफ कीजिए, सवाल सुन रहे। अभी लेटेस्ट लीड कितने की है कैंडिडेट के पास आरजेडी के? जी ये 12वें राउंड में 18,301 की लीड बताई गई है और अभी फिलहाल जो है जिला निर्वाचन पदाधिकारी इसकी घोषणा भी कर रहे हैं 14वें राउंड की। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर इस वक्त 18,000 वोटों से ज्यादा का अंतर जो है वो इस वक्त नजर आता है और ऐसे में जो कार्यकर्ता हैं वो देखिए किस तरीके से सड़कों पर उतरकर जीत का जश्न भी मनाना शुरू कर चुके हैं। ये तस्वीर जो है ये सबसे पहले जहानाबाद में नजर आई, क्योंकि वहां पर जो तमाम समर्थक थे और कार्यकर्ता थे वो लीड को ही अपने विन के तौर पर बार बार ये कहते रहे और उसके बाद वहां वो हालात बने कि उन्हें कंट्रोल करना तक मुश्किल हो रहा था। और ये तस्वीरें देखिए जहां पर अररिया में ये तमाम कार्यकर्ता समर्थक जो हैं सड़कों पर उतरकर अब आतिशबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। कुमार कृष्ण मोहन जो कि जीत दर्ज कर चुके हैं और शुरुआत जो है वो आरजेडी के जीत से हुई है, जहां पर अब आरजेडी ये खुलकर कह रही है कि अब जनता क्या सोचती है। जनता इन तमाम राजनीतिक उठापटक को जो कि पिछले दिनों में उन्होंने देखी है उसे किस रूप में जानती है या मान रही है, उसका परिणाम है ये। हालांकि ये सीट आरजेडी के पास पहले भी थी और ये कहा जा रहा है कि ये कहीं से भी सेटबैक नहीं माना जाएगा, लेकिन 2019 के लिए बार बार ये पार्टियां कहती रही कि आखिर देखिए कि जो परिणाम आएंगे वो ये बताएंगे कि किस रूप में जनता का मिजाज है, जनता क्या सोच रही है। जहानाबाद की खासतौर पर बात कर ली जाए तो जहानाबाद के लिए ये जरूर कहा गया कि सुदय यादव जो आरजेडी की तरफ से हैं वो यहां पर तकरीबन 26,000 वोटों से आगे चल रहे थे और उसके बाद जब ये एक एक राउंड की काउंटिंग पूरी होती जा रही थी उसके बाद ये कहा जा रहा था कि हम तो आश्वस्त हैं और बस थोड़ा इंतजार और कीजिए, उसके बाद स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाएगी। लेकिन ये तस्वीर देखिए अब साफ हो चुकी है, जीत चुके हैं कुमार कृष्ण मोहन। सहयोगी रुपेश हमारे साथ जहानाबाद से जुड़ गए हैं। रुपेश, जीत यहां से शुरुआत हुई आरजेडी की? यह बिल्कुल पूरी तरह से शुरुआत हो चुकी है और राजद के प्रत्याशी की प्रशासनिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन 35,036 वोटों से जीत दर्ज कर चुके हैं और ये सूचना आने के बहुत पहले से
जश्न का माहौल यहाँ पे है। जहानाबाद काउंटिंग सेंटर के बाहर बेताबी बेकरारी रह के दिख रही है। अति उत्साह में कार्यकर्ताओं को संभालना मुश्किल हो रहा है। जो कार्यकर्ता इतने अति उत्साहित हैं, प्रशासन की गाड़ियां धीरे धीरे निकल रही हैं, उनके आड़े आ रहे हैं। हालांकि उनके प्रत्याशी अभी अंदर है। सुदय यादव जीत दर्ज कर चुके हैं, यानी कि जो एक जुमला कहा जा रहा है कि सुदय का उदय हुआ है और अविराम पे विराम लग गया है, वो अंततः अब ये कहा जा रहा है कि वाकई सुदय का उदय हो चुका है। तो वो सुदय जिन्होंने जीत दर्ज किया है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है विवाह, अगर आपको बताएं कि कार्यकर्ता बार बार एक नारा लगा रहे हैं जो देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। उसको सुनकर और भी कार्यकर्ता थोड़े जोश में आ जा रहे हैं कि जेल का फाटक टूटेगा, लालू यादव छूटेगा। लालू यादव इस पूरे चुनाव प्रचार में कहीं नहीं थे। चुनाव में उनकी कोई सक्रिय भूमिका न तो शारीरिक रूप से और न ही कोई संदेश या सांकेतिक रूप में थी। बावजूद इसके इस जीत का पूरा श्रेय लालू प्रसाद यादव को दिया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव के प्रतीक के रूप में कई कार्यकर्ता अपने सर पे जलती हुई लालटेन रखे हुए हैं। उस लालटेन को लोगों ने माला पहना दिया है और ये कह रहे हैं कि यह लालटेन प्रतीक है लालू प्रसाद यादव का, और ये जलाया गया है, उसमें मिट्टी तेल डाला गया है, उसको जलाया गया है और उसकी जो रोशनी है उसको लालू प्रसाद यादव के प्रकाश के रूप में देखा जा रहा है। तो कई कार्यकर्ता जो है अपने अपने तरीके से ये जो जीत है उसको परिभाषित कर रहे हैं और जश्न का तरीका भी अलग अलग है। कई बार राजद का जो एक पुराना चेहरा है, हम कह रहे हैं कि ये राजद बदल रहा है, ये तेजस्वी यादव का युग की शुरुआत है, उनके युग की शुरुआत है। जाहिर सी बात है उसकी झलक भी देखने को मिल रही है। रुपेश, अगर ये तेजस्वी युग की शुरुआत है तो जीत के साथ उन्होंने शुरुआत कर दी है। या बिल्कुल जीत के साथ उन्होंने शुरुआत की है। महागठबंधन टूटने के बाद पहली बार राजद और जदयू आमने सामने था। तेजस्वी के नेतृत्व में जो चुनाव प्रचार हुआ, तेजस्वी को एक तरीके से नेतृत्व जो सौंपा गया, उनकी पहली अग्नि परीक्षा होने जा रही थी और उस अग्नि परीक्षा में सफलता की पहली सलामी, यानी तेजस्वी के नेतृत्व को पहली सलामी कहीं न कहीं जहानाबाद से मिली है। और उस सलामी का प्रकटीकरण बहुत अच्छे ढंग से अगर उनके लिहाज से कहें तो राजद के कार्यकर्ता कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के नारे तो लग रहे हैं, लेकिन एक बात जो बिल्कुल कभी कभी रह रहे की खटकती है कि अगर ये तेजस्वी का यादव है, अगर तेजस्वी युग की शुरुआत है, तो तेजस्वी जिस बदलाव की अपेक्षा करते हैं, जिस बदलाव की बात करते हैं, कार्यकर्ताओं के आचरण में भी जिस बदलाव की बात करते हैं, उस आचरण का बदलाव कभी थोड़ा परेशानी में डाल रहा है। मीडिया के लिए भी चुनौती, प्रशासन के लिए भी चुनौती, वो बार बार थोड़ी सी परेशानी जरूर कहीं न कहीं हो रही है। लेकिन इतना जरूर है कि तेजस्वी यादव के लिए खुश होने वाली तो उनके नेतृत्व पर भी कहीं न कहीं मुहर लगी है। उनके पूरे स्ट्रेटजी की कहीं न कहीं ये स्वीकार्यता अगर कहें तो इस रूप में भी कहना गलत नहीं होगा। और ये जितना महत्व था, जितनी ताकत सत्ताधारी पार्टियों ने लगाई थी, जितने सरकार के आधा मंत्री जहानाबाद में कैंप कर रहे थे, और बावजूद उसके इतने बड़े अंतर से 35,000 मतों के अंतर से जीत दर्ज करना, कार्यकर्ताओं में थोड़ा उत्साह लाजमी है, थोड़ा अति उत्साह भी है, जाहिर सी बात है। लेकिन ये जीत बहुत बड़ी है। और अगर तीनों क्षेत्रों को देखें, लहरिया, भभुआ और ये जहानाबाद, तो सिर्फ अभी तक जो तस्वीर दिख रही है, जो नेताओं के रिएक्शन आ रहे हैं कि ये जिसकी जो सीट थी उसने अपनी सीट रख ली, या फिर इसकी समीक्षा सिर्फ इतने छोटे से स्तर पे ये कहना इस चुनाव के साथ और इस चुनाव के महत्व के साथ ये न्याय नहीं होगा कि जिसकी जो सीट थी उसमें रख ली। ये सिर्फ इस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए एक सेंटेंस हो सकता है रुपेश, लेकिन इसके मायने बहुत कुछ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सहयोगी अमित झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके साथ राजद समर्थक मौजूद हैं, क्योंकि इस वक्त एक सीट पर राजद ने जीत दर्ज कर दी है, वहीं दूसरी तरफ लीड बनाई हुई है। क्या कुछ समर्थक कह रहे हैं? अररिया जीत की, और आप देख सकते हैं कि जो तमाम आरजेडी के कार्यकर्ता हैं वो मिठाई एक दूसरे को खिला रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, और तमाम जो नेता हैं वो लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। और तमाम जो लोग हैं, युवा कार्यकर्ता हैं। कारी जी, किस तरह से खुशियां मनाई जा रही हैं, कितनी बड़ी जीत आप लोग मान के चल रहे हैं? देखिए, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। आज बिहार के भावी मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी का प्रभावशाली नेतृत्व और व्यक्तित्व की जीत है। ये तेजस्वी जी की जीत है और बिहार की जनता ने, महान जनता ने आज मोहर लगा दिया कि दुनिया की कोई ताकत तेजस्वी जी को बिहार का मुख्यमंत्री होने से नहीं रोक सकती है। और बिहार की जनता ने आज ये मैसेज दिया है कि नीतीश जी, आप अपने अंतरात्मा को जगाइए
और इस्तीफा दीजिए और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनने के लिए बिहार की जनता ने आमंत्रित कर दिया है और फौरन उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहिए। चलिए, उपचुनाव का रिजल्ट है लेकिन उत्साह बहुत ज्यादा है आरजेडी कार्यकर्ताओं में। तेजस्वी के नेतृत्व पर भरोसा जता रहे हैं और कह रहे हैं कि कैमरा पर्सन मनोज के साथ बिल्कुल, तो ये मौका भी है और दस्तूर भी, क्योंकि जीत हुई है और जीत होने के बाद जश्न स्वाभाविक नजर आता है। हालांकि इस जीत के कितने लॉन्ग टर्म में कितने मायने निकाले जाएंगे इसका मंथन भी किया जाएगा। और जो हार गए हैं उनका ये कहना है कि ये सीट हमारी थी ही नहीं, हमने कोशिश मात्र की थी।